नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल। लखनऊ की चुनावी लड़ाई में इस बार मुद्दा क्या है? नेताओं की जुबानी तीरंदाजी के बीच लोगों से जुड़े असल मुद्दे किनारे लग गए हैं और तमंचावादी, चीलमजीवी, जालीदार टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी, स्टूल मंत्री, जिन्ना, पाकिस्तान जैसे सुर तेज हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर प्रचार के साथ साथ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए माहौल बनाने की कोशिशें जारी हैं। ये भी यूपी की सियासत का ही एक मिजाज है कि कभी जिस मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने की राह में चौधरी अजीत सिंह रोड़ा बनकर खड़े हुए थे, जिस मुलायम सिंह ने बीजेपी के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव अब अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में जुटे हुए। जो चंद्रशेखर बीजेपी को फिरका परस्त पार्टी बताते नहीं थकते थे, उन्हीं के बेटे नीरज शेखर बीजेपी के रथ पर सवार होकर कमल खिलाने में जुटे हैं। सियासत में वक्त के साथ बोली और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं। 1990 के दशक में बीजेपी के बड़े नेताओं की जुबान पर अयोध्या और रामलला थे। तब पार्टी के पास आडवाणी और वाजपेयी जैसे चेहरे थे। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे देश में मंडल कमंडल के चुंबक से नेताओं ने वोट खींचना शुरू किया। नई सियासी धारा में जहां एक ओर बीजेपी मजबूत हुई, वहीं दूसरी ओर आरक्षण और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए कई नए शत्रप हिंदुस्तान के नक्शे पर चमकने लगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अयोध्या कैसे बना नया राजनीतिक लॉन्चिंग पैड और कैसे तैयार हुई बाबरी ढांचे को गिराए जाने की पूरी स्क्रिप्ट। वो साल था 1991 का। बीजेपी की नई राजनीति में यूपी की सत्ता का मिजाज बदल चुका था। सूबे के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिनके दिलो दिमाग पर श्री राम और अयोध्या का गहरा प्रभाव था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग ने विवादित ढांचे के ठीक सामने 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। सरकार की दलील थी कि इससे अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अधिग्रहण की गई जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सिर्फ 1 रुपए की लीज पर दे दी गई। इससे हिंदूवादी संगठनों और कार सेवकों के हौसले बहुत बुलंद हो गए। अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों और कार सेवकों की संख्या भी एकाएक बढ़ने लगी। अयोध्या में कार सेवकों की गतिविधियां तेज हो चुकी थी। कहा जाता है कि वीएचपी के अशोक सिंघल की अगुवाई में हिंदूवादी संगठनों का एक दल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिला और विवादित ढांचे के बाहर लगे बैरिकेड्स हटाने की मांग की। दलील दी गई कि पुलिस बैरिकेड्स की वजह से कार सेवकों को रामलला के दर्शन और पूजा पाठ में दिक्कत आती है। दरअसल कल्याण सिंह सरकार के जमीन अधिग्रहण के बाद से ही कार सेवकों के हौसले समंदर की लहरों की तरह उफान मारने लगे थे। की गतिविधियां बराबर यहाँ अधिक से अधिक लोग आने लगे, जिसमें सहयोगी यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद है वो सहयोगी रहा। उसके आह्वान पर ही यहाँ पर कार सेवक आते थे। बात अक्टूबर 1991 की है। आरएसएस और वीएचपी के हौसले बुलंद थे। मंदिर निर्माण को लेकर लगातार मंथन चल रहा था। इस बीच राज्य सरकार से मिली जमीन को समतल करने का काम शुरू हो गया। आरएसएस की मदद से वीएचपी और बजरंग दल ने एक 40 दिन लंबा बजरंग रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया।
इसमें एक 4 दिन का समागम आयोजित किया गया, जिसमें 30 अक्टूबर को शौर्य दिवस का नाम दिया गया और आखिरी दिन यानी 2 नवंबर को श्राद्ध दिवस का। यह सब हो रहा था साल भर पहले अयोध्या में पुलिस की गोलियों से मारे गए कार सेवकों को सम्मानित करने के नाम पर। यहाँ से विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भूमिका में अगर ये कहा जाए, इसकी एक मजबूत प्रस्तावना राम मंदिर निर्माण की रखी, जब ये एक आसपास की ज़मीन सब उनके कब्जे में आ गई और उन्होंने फिर ये आंदोलन किए। इससे पहले का कि फिर वो रामशिला पूजन हुआ और ये हुआ और फिर वो एक सारी घटनाक्रम आगे बढ़ते चले गए। स्वाभाविक सी बात थी कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भी राम भक्त थे या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग थे या जिनके मन में राम मंदिर को मुक्त कराने की उत्कंठा थी, उनको स्वाभाविक रूप से स्वस्फूर्त बल मिल गया था, क्योंकि कल्याण सिंह स्वयं उस सोच के थे और कल्याण सिंह स्वयं चाहते थे कि ऐसा हो। भारत के कोने कोने से यज्ञ के लिए अयोध्या पहुंचे कार सेवकों के ठहरने के लिए कार सेवकपुरम बनाया गया। 31 अक्टूबर 1991 को एक शख्स बाबरी ढांचे पर चढ़ गया और गुंबद पर केसरिया झंडा फहरा दिया। इसी दौर में साधु संत ये भी कहने लगे कि बीजेपी अब राम मंदिर निर्माण में खास दिलचस्पी नहीं ले रही है। वीएचपी ने साधु संतों को समझाया कि बीजेपी मंदिर निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प है। मुस्लिम संगठनों ने पहले ही कल्याण सिंह सरकार के जमीन अधिग्रहण के फैसले का विरोध किया। मामला कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर पक्के निर्माण पर रोक लगा दी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि विवादित ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। जमीन अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मानने का निर्देश दिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, सबको राम नाम में साफ साफ चमत्कार दिख रहा था। बात 1992 की है। जून का महीना था। शरीर को झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी। सरयू में पानी भी कम था। दूर दूर तक चमकदार सफेद रेत दिखाई दे रही थी। इसी दौरान राम जन्मभूमि न्यास ने सूबे की कल्याण सिंह सरकार से 9 जुलाई को चतुर्मास और कार सेवा करने की इजाजत मांगी। स्वामी सत्यानंद, महंत नृत्य गोपाल दास, परमहंस रामचंद्र दास और महंत अद्वैतनाथ कार सेवा का नेतृत्व कर रहे थे। इनके कंधों पर साधु संतों, भक्तों और कार सेवकों को हिंदुस्तान के कोने कोने से अयोध्या लाने की जिम्मेदारी थी। जुलाई का महीना शुरू होते ही हजारों की तादाद में लोगों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया। जुलाई 1992। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी ने मिलकर ऐसी हवा बनाई कि देश के ज्यादातर लोग राम और अयोध्या में दिलचस्पी लेने लगे। इस बार कार सेवक अयोध्या में चतुर्मास और एक ऐसी जगह चबूतरे के निर्माण के इरादे से पहुंच रहे थे जहां निर्माण कार्य पर कोर्ट की ओर से मनाही थी। केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने राज्यपाल को और पूरे सिस्टम ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत को इस बात के लिए मुतमईन किया था कि वहाँ कुछ नहीं होने जा रहा। जबकि कार सेवकों की बढ़ती आमद, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं की गतिविधियां और जिस तरीके की तैयारियां चल रही थीं, वो इस बात के इशारे कर रही थीं कि चीजें ठीक नहीं हैं। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केंद्र सरकार को भरोसा दिया था कि विवादित ढांचे की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है, उस पर किसी को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। उनकी सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। ये गवर्नर की जब रिपोर्ट हमने मांगी तो गवर्नर ने कहा कि उन्होंने तो आपको वादा किया है कि वो हाथ नहीं लगाएंगे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को,
लेकिन अगर आपने उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया तो आप यकीन मानिए कि ये स्ट्रक्चर ये डिस्ट्रॉय करेगी। अयोध्या मसले पर कल्याण सिंह सरकार अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी। अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार की अयोध्या की एक एक हलचल पर पैनी नजर थी। हम लोगों की थिंकिंग ये थी, जजमेंट ये था कि वहाँ की जो कल्याण सिंह की सरकार थी, वो सरकार ये ढांचा बचा नहीं पाएगी और वो नहीं शायद बचाना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या में पैरामिलिट्री की कंपनियां भेजने की बात कही गई, जिस पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कड़ा एतराज जताया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बैठने वाले ज्यादातर बड़े अफसरों के समझ में आ चुका था कि कार सेवकों के मन में क्या चल रहा है। अदालत की रोक के बावजूद कार सेवक अयोध्या में चबूतरे के निर्माण के लिए पहुंचे थे। कल्याण सिंह सरकार की ओर से पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने के सख्त आदेश दिए गए थे। ऐसे में यूपी पुलिस के जवान चाहकर भी कार सेवकों को नहीं रोक पा रहे थे। कार सेवकों के ऊपर इस जो लोकल पुलिस है या जो प्रदेश की पुलिस है वो बल प्रयोग नहीं करेगी। तो ये जो सारी स्थितियां बनी थी, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये तो कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कार सेवकों को ये संदेश रहा होगा कि आपको ये करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की मुश्किल ये थी कि अगर बाबरी ढांचे के सामने अधिग्रहण की गई जमीन पर कार सेवक चबूतरे का निर्माण कर देते तो कोर्ट की अवमानना होती। दूसरी ओर कल्याण सिंह दलील दे रहे थे कि अगर चबूतरे का निर्माण कार्य रोका गया तो कार सेवक भड़क जाएंगे। ऐसे में नरसिम्हा राव ने बीजेपी के सीनियर नेताओं से कार सेवा रुकवाने की अपील की, पर बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि उसका साधु संतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री राव ने साधु संतों से सीधी बातचीत का फैसला किया। साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलने दिल्ली पहुंचा। बातचीत के दौरान आम सहमति बनी कि साधु अयोध्या में 3 महीने तक निर्माण कार्य रोक देंगे। राव सरकार को 90 दिनों के भीतर ही अयोध्या जैसे पेचीदा मसले का हल निकालना था। इस बीच केंद्र सरकार की पहल पर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े नेता और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य बातचीत के लिए आमने सामने बैठे, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर अड़े रहे। दूर दूर तक कोई रास्ता निकलता नहीं दिखाई दिया। 30 अक्टूबर 1992 दिल्ली में धर्म संसद की बैठक हुई। वीएचपी ने धर्म संसद में ही अयोध्या मसले पर बातचीत टूटने का ऐलान कर दिया। साधु संतों के बीच वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग दोहराई। 6 दिसंबर से कार सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में हुई धर्म संसद में वीएचपी ने फिर से कार सेवा शुरू करने का ऐलान किया। वहीं केंद्र सरकार की अयोध्या पर पैनी नजर थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि सूबे में एक चुनी हुई सरकार के रहते केंद्र कुछ खास नहीं कर सकता था। उस समय केंद्रीय गृह सचिव थे माधव गोडबोले। उन्होंने अपनी किताब अनफिनिश्ड इनिंग्स में लिखा है कि विवादित ढांचा की सुरक्षा के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया था, जिसकी जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को दी गई थी। प्लान के मुताबिक दिल्ली से पैरामिलिट्री की कंपनियां अयोध्या और फैजाबाद की ओर रवाना कर दी गईं। केंद्र सरकार के इस रुख पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया। दिल्ली से पहुंचे जवानों ने अयोध्या से करीब 8 किलोमीटर दूर तंबू तान दिया और अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगे। 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या से करीब 125 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जमीन समतल करने की बात की
तो लाल कृष्ण आडवाणी ने संकल्प पूरा करने के लिए बलिदान देने की बात की। उसी दिन वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि कार सेवा सिर्फ भजन कीर्तन के लिए नहीं है, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए है। मंदिर वही बनाएंगे। सीधे पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का कार सेवक अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे थे। कार सेवा से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर तक अयोध्या में 2 लाख से ज्यादा कार सेवक मौजूद थे। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में कार सेवकों का अयोध्या में जमावड़ा नहीं लगा था। कार सेवक घोषणा में यहाँ लाखों कार सेवक उपस्थित हुए और इसके बाद यहाँ मंच लगा था जहाँ के प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के और भाजपा के लोग एक मंच पर विराजमान थे। 5 दिसंबर की शाम तक इतनी अच्छी खासी संख्या वहाँ इकट्ठा हो गई थी। राम कथा पार्क में इतनी भीड़ थी, उसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो क्या होगा। 6 दिसंबर की सुबह सुबह ही कार सेवकों और पत्रकारों का काफिला विवादित ढांचे के पास पहुंच गया। आरएसएस के स्वयंसेवक पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने उस जगह को खाली करा लिया जहां चबूतरे पर कार सेवा किया जाना था। वहां शंखनाद हो रहा था, जिस जगह से हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और एकदम अचानक महाराष्ट्र के कुछ लोग और कुछ लोग शायद दक्षिण के वो एकदम चढ़ गए। लेकिन जिस ढंग से वो हाथों में कुलाचे और वो फावड़े और ये लिए हुए थे, उससे तो हम लोगों को ये संकेत लगा कि लगता है ये प्लान मैनर में है। और वो लोग गए और उन्होंने जो तोड़ना शुरू कर दिया और पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ मूक रहा। ये भी मुझे मालूम है, उस समय जब हम लोगों ने जिलाधिकारी एसएसपी से बात करी तो ये भी जानकारी लगी थी कि वो बराबर लखनऊ के संपर्क में थे कि अब ये स्थिति विषम स्थिति पैदा हुई, क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ से कोई संदेश नहीं गया। डीएम और एसएसपी वहां से आते हैं और बमुश्किल 2 घंटे के भीतर मुझे लगता है कुछ जगह का इतिहास बदल गया। लोग सीधे, ये पहले 1-2 गए, उसके बाद देखते ही देखते पूरा हजूम, वो जो गुंबदें थी गुंबदों पर चढ़ गया। उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे गुबार ही गुबार है। फिर उसके बाद किसी काबू नहीं। 11 बजे से शुरू हुआ गिराना और 5 बजे तक ये गिरता, 5 बजे समाप्त हो गया। उसके बाद में वह जो वहाँ पर उसको समतल करके वो ढांचा का जो मलबा था वो नीचे गढ़ा है, उसको गिरा के बराबर करके और 7 बजते बजते रामलला को वहाँ स्थापित कर दिया गया था और पूजा अर्चना शुरू हुई। अयोध्या में सदियों से खड़ा बाबरी ढांचा ध्वस्त हो चुका था। पूरे शहर पर कार सेवकों का कब्जा था जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। विवादित ढांचे की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने कार सेवकों को रोकने की कोशिश नहीं की तो वहां तैनात अफसर सीता रसोई की छत से बाबरी विध्वंस देख रहे थे। वहाँ 2 लाख 2.5 लाख कार सेवक थे सब एरिया में। पुलिस वाले तो थे ही वहाँ पर, लेकिन पुलिस उनसे मिले हुए थे। बाहर के पुलिस लाके वहाँ पर अगर कुछ कार्रवाई करनी होती तो फायरिंग के बिना दूसरा कोई इलाज था ही नहीं। और इतने बड़े क्राउड के ऊपर फायरिंग करना ये मुनासिब नहीं था। केंद्र सरकार की ओर से फैजाबाद भेजी गई पैरामिलिट्री जवानों की कंपनियां महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन जब स्थानीय प्रशासन ने पैरामिलिट्री जवानों की मदद मांगी तो उनके लिए विवादित ढांचे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था।
अयोध्या में पुलिस को राज्य सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी कीमत पर गोली नहीं चलानी है। केंद्र सरकार तक अयोध्या की एक एक सेकंड की रिपोर्ट पहुंच रही थी। जब कार सेवक ढांचे की गुंबद पर चढ़ने लगे तो केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले ने आईटीबीपी के महानिदेशक को स्थानीय मदद के लिए कहा, लेकिन चाह कर भी पैरामिलिट्री के जवान कुछ खास नहीं कर पाए और एक एक कर बाबरी ढांचे के तीनों गुंबद कार सेवकों ने गिरा दिए। नरसिम्हा राव कैबिनेट के मंत्री रहे अर्जुन सिंह अपनी किताब अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखते हैं कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तब पीएम नरसिम्हा राव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें किसी भी परिस्थिति में परेशान न किया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर कई और दावे किए जाते हैं। तो सब देखा है उन्होंने, वो भी टेलीविजन लगा कर बैठे थे, मैं भी टेलीविजन लगा कर बैठा हुआ था और हम लोग देख रहे थे और उनको हमने बताया कि इन लोगों ने जो कहा था ये इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी हालत में अब इनके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए। तो देखते रहे, कुछ नहीं। तब देश के गृह मंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे शंकर राव चौहान। उनका साफ साफ कहना था कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चुपचाप बाबरी मस्जिद को ढहते देखते रहे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भीतर का जो सॉफ्ट हिंदुत्व था वो भी कहीं न कहीं जग गया था, क्योंकि समय पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक्शन तब लिया जब समय निकल चुका था और जो नहीं होना था वो हो चुका था। कार सेवकों ने बाबरी ढांचे के 3 गुंबद गिरा दिए। कार सेवक पूरे जोर शोर से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शाम को जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तब वो मीटिंग में ये तय हुआ कि राष्ट्रपति राजवट लागू की जाए। इसके पहले कुछ घंटे पहले कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया था। मंत्री प्रधान जी ने मुझे पूछा था तब कि ये इस्तीफा मान लेना चाहिए या नहीं, तो मैंने ये एडवाइस उनको दी थी कि बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए। अभी तो एक ही चीज़ हो सकती है कि राष्ट्रपति की राजवट वहाँ पर लागू की जाए और उसके लिए मंत्रिमंडल की सम्मति ली जाए। अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ढांचा तो गिरा हुआ है। कुदरत के नियम के हिसाब से सूरज डूबा, अंधेरा हुआ। दिल्ली में बैठे हुक्मरान एक्शन में आए। शायद उनकी समझ में आ चुका था कि अब क्या करना है। ऐसे में सबसे पहले एक्शन लेते हुए कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ये प्रेसिडेंट रूल रात को 11 बजे या 11:30 बजे लगा है और वो सब लोगों को मालूम हो गया दूसरे दिन सुबह, जब स्ट्रक्चर ये करीब करीब उन्होंने तोड़ दिया। सवाल तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की भूमिका पर भी उठे। जब अयोध्या में हालात इतने संवेदनशील हो चुके थे तो उन्होंने वक्त पर ठोस फैसला क्यों नहीं लिया? बाद में कल्याण सिंह ने खुद कबूल किया कि पुलिस ने उनके ही आदेश पर कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई थी। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बाबरी विध्वंस से देश में धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद हिल गई। मुंबई,
दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में दंगे हुए। देश भर में हुए दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। बाबरी ढांचा गिराए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर को सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। तब तक वहां एक अस्थायी मंदिर बन चुका था। राम सीता की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। ढांचा गिराए जाने के 10 दिन बाद यानी 16 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव सरकार ने जांच के लिए एक सदस्यीय लिब्राहन आयोग बना दिया। 3 महीने में आयोग से रिपोर्ट मांगी गई। आयोग को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता रहा और करीब 17 साल बाद लिब्राहन आयोग ने जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह समेत 67 लोगों को आरोपी बनाया गया। अयोध्या के राजनीतिक लॉन्च पैड से होते हुए जहां कई दिग्गज नेता सत्ता के शिखर तक पहुंचे, वहीं अयोध्या का मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का फैसला सुनाया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया। अयोध्या विवाद सुलझ चुका है। राम के नाम पर होने वाली राजनीति भी नेपथ्य में पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों का राम राज्य का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे कि इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।